सौंदर्यम औंकार महिम्नां सौंदर्यं च कीदृशमिति विभावितं सर्वैः एकपदेन मंगलगानेन इति सरस्वती श्रुति महती महीयतामिति। इदानीं कार्यक्रमस्य अस्य अग्रिमम् उपक्रमं प्रवर्तयितुम् अतिथीनां स्वागतं पत्रपुष्पादिभिः यद्विधीयते तदर्थं सोऽयम् उपक्रमः। इतः सर्वप्रथमम् अस्माकं मध्ये महारत्नमिव ये विराजन्ते माननीयाः उपराज्यपाल महोदया श्रीमन्तः मनोज सिन्हा महानुभावाः, तेषां स्वागतार्थम् अहं विनिवेदयामि श्री स्वामिनः पूज्यान् महामण्डलेश्वर स्वामिनः विनिवेदयामि करतलध्वनिभिः सर्वैः तदिदं स्वागतव्याहरणं शतकुलितायितव्यमिति। महत् सौभाग्यमिदम् अस्मिन्नेव क्रमे इदानीं श्री महामण्डलेश्वर स्वामिनां श्री विश्वेश्वरानंद गिरिजी महाराजानां स्वागतार्थम् अहं विनिवेदयामि अस्माकं परिसरस्य यशस्विनः निदेशकान् प्रोफेसर मदन मोहन झा महानुभावान्। जम्मू संभागस्य आयुक्त महानुभावाः श्रीमन्तः रमेश कुमार वर्यः अस्माकं मध्ये विराजन्ते, तेषां स्वागतार्थं विनिवेदयामि माननीयान् श्री अंशुल गर्ग महानुभावान् करतलध्वनिभिः स्वागतव्याहरणस्य अभिख्या पुनः पुण्येन वर्धनीया खलु सर्वैः। श्रीमतां अंशुल गर्ग महोदयानां स्वागतव्याहरणार्थं स्वागतविधानार्थं विनिवेद्यन्ते पुनः परिसरस्य अस्य निदेशक महानुभावाः प्रोफेसर मदन मोहन झा वर्यः। क्रमवयं श्रियावसानिकीं स्पृशति अतिथि स्वागत व्याहरणे अस्माकं परिसर निदेशकाः प्रोफेसर मदन मोहन झा महानुभावाः, तेषां स्वागतार्थं गुरुकुल प्रशासनाधिकारिणः ये डॉक्टर जगदीश चंद्र मेहरा महोदयाः विनिवेद्यन्ते, ते आगत्य श्रीमतां स्वागत व्याहरणं विदधुम्। सोऽयं सत्कार विधिः तदिदं सत्कार विधानं सर्वेषां पुण्यानि उज्जागरयति इति तद्धिया उपक्रमस्यास्य निर्विघ्नं अग्रं पदं वयं वर्धयामहे। इदानीं स्वागत वचनानि वितरितुम् आईएस महानुभावाः श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड मुख्य कार्यकारिणः ये श्रीमंत अंशुल गर्ग महोदयाः ते विनिवेद्यन्ते स्वागतवचनानि वितरितुमिति। अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः एकता मूलकं राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम्। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में संस्कृत को राष्ट्र और मानवता की एक अमूल्य धरोहर बताया है और इसी विचारधारा से प्रेरित हो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा आयोजित किए जा रहे इस उत्तर क्षेत्रीय युवा महोत्सव क्षितिज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल
माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, गुरुकुल अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरन गिरी जी महाराज, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रणवीर कैंपस के निदेशक प्रोफेसर मदन मोहन झा, सभागार में मौजूद श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री कुलभूषण आहूजा जी, डॉक्टर अशोक भान, श्री सुरेश शर्मा जी, डॉक्टर नीलम सलीम, एडवोकेट रघु मेहता साहब, हमारे साथ आज मौजूद कटरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट शशि गुप्ता जी, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट अजय बड़ू साहब, डिप्टी कमिश्नर रियासी और उनकी पूरी टीम, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, श्राइन बोर्ड परिवार से हमारे सभी साथी एवं उत्तर क्षेत्र के विभिन्न प्रदेशों से कटरा की पावन भूमि पर आए आचार्य, प्राचार्य, अध्यापक और सभी प्रतिभागीगण, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। सर्वप्रथम मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी दूरदृष्टि और मार्गदर्शन के फलस्वरूप ही इस 3 दिवसीय उत्तर क्षेत्रीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शैक्षिक, सांस्कृतिक और क्रीड़ा स्पर्धाएं शामिल होंगी। इसके अंदर जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से भाग ले रहे तकरीबन 300 छात्राएं अगले 3 दिनों में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगी। उल्लेखनीय है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देश अनुसार सभी अतिथियों के रहने, खान पान और सामान्य और स्थानीय लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था बोर्ड द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। आपकी सरपरस्ती में बोर्ड द्वारा यात्री सुविधाएं और यात्री सेवाओं के लिए भी कई परिवर्तनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 3000 की क्षमता वाले दुर्गा मार्ग, 200 मीटर लंबा स्काई वॉक, आधुनिक प्रसाद केंद्र, डिजिटल पेमेंट्स, RFID के जरिए प्रत्येक यात्री की रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। उन्हीं के साथ विराजमान गुरुकुल अध्यक्ष स्वामी विश्वेश्वरन गिरी जी महाराज का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिनके विराट व्यक्तित्व की छत्र छाया में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल सनातन धर्म के तट पर निरंतर प्रगतिशील है। स्वामी जी की सरपरस्ती में इस साल पहली बार गुरुकुल के छात्रों को भी इस महोत्सव में अपनी प्रतिभा और अपना कौशल दिखाने का मौका मिल रहा है, जिसमें हमारे छात्र दूसरे सभी संस्थाओं से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त करेंगे। आज हमारे बीच मौजूद डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकृति दी और इस उद्घाटन महोत्सव की शोभा बढ़ाई है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रणवीर कैंपस के निदेशक प्रोफेसर मदन मोहन झा और उनकी पूरी टीम को भी इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनके अथक प्रयासों की बदौलत ही आज उत्तर क्षेत्रीय महोत्सव के आयोजन का सौभाग्य गुरुकुल को प्राप्त हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रतिस्पर्धा की भावना आगे भी इसका सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, जिससे न केवल परस्पर सौहार्द और जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि संस्कृत विरासत के उत्थान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। महोत्सव में सम्मिलित हो रहे संस्कृत जगत की सभी विशिष्ट हस्तियां, प्राचार्य, अध्यापकों, शोधकर्ताओं का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि महोत्सव के दौरान कुछ समय निकालकर गुरुकुल प्रांगण में जरूर पधारें और हमारे छात्रों का मार्गदर्शन करें। आज जहां और विश्व के कई देशों में जैसे आयरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और अन्य देशों में संस्कृत पर अध्ययन किया जा रहा है, वहीं श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल भी माननीय अध्यक्ष महोदय और गुरुकुल अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में संस्कृत के प्रचार और प्रसार में सदैव तत्पर है। गुरुकुल के छात्र न केवल क्षेत्रीय अपितु राष्ट्रीय स्तर पर भी गुरुकुल को गौरवान्वित कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा किया जाने वाला वक्तृतुल्य शुक्ल स्वर्ण पदक सन 2013 से गुरुकुल छात्र द्वारा प्राप्त किया जा रहा है और अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धाओं में
गुरुकुल के छात्रों ने 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 17 पदक प्राप्त किए हैं और गुरुकुल के कुल 23 छात्र आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। इस महोत्सव की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले सभी संस्थानों के सभी प्रतिभागियों का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं मां भगवती की पावन चरणों में बसी इस कटरा की नगरी में और सभी को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी प्रदान करता हूं। आखिर में मैं एक बार फिर आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करता हूं, जिनकी संस्कृत और संस्कृति के प्रति व्यक्तिगत रुचि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और गुरुकुल परिवार को इस दिशा में प्रयासरत होने हेतु प्रोत्साहित करती रहती है। जय माता दी। स्वकीयान उदारान उद्गारान उद्बोधन द्वारा प्रकटितवन्तः मान्यः श्री अंशुल गर्ग महोदयाः एतदर्थं सर्वेषां समुत्साह समिन्धनार्थं तेषां हृदयस्य अन्तस्तलात् कृतज्ञता विज्ञापनं विदध्मः। सुवर्णावसरः सोऽयं क्षणः तदिदं क्षणं च उभयथापि उभयमुपस्थितम् इदानीं कार्यक्रमस्य युव महोत्सवस्य उद्घाटनक्षणः वर्तते, इनॉग्रेशन वर्तते। तत्कृते वैद्युतद्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमद्वारा इदानीं कार्यक्रमस्य अस्य मञ्चासीनैः महानुभावैः समुद्घाटनं विधीयते। सोत्साहं सप्रसादं करतलध्वनिपूर्वकम् इदानीं सभाजनीयं स्वागतकरोमि। सुवर्णे सुगंधवत् खलु कार्यक्रमस्यास्य क्षितिज इति यन्नाम प्रदत्तमिति तद् वस्तुतः सारगर्भितं वर्तते। ते स्वयम् अनुभावयन्ति यथा हॉरिजॉन्टल लाइन भवति तथा लग्नानुलग्नं कथमिव नक्षत्राणाम् उदयता भवति ते उदिताः भवन्ति। इदानीम् अस्मिन्नेव क्रमे कार्यक्रमस्य उद्घाटनमिदं सम्पन्नम्। इतः विषय प्रतिपादनार्थं परिचयार्थं च अहं विनिवेदयामि कार्यक्रमस्य संयोजकान् अस्माकं परिसरस्य यशस्विनः निदेशकान् मान्यान् प्रोफेसर मदन मोहन झा वर्यान्। ते आगत्य विषय वस्तु प्रतिपादनं विदधति। मान्याः अस्माकं जम्मू कश्मीर राज्य उपराज्यपालाः अस्माकं मध्ये सभायाम् अध्यक्षाः स्वामीपादाः जम्मू संभागस्य आयुक्ताः अस्य श्राइन बोर्ड इत्यस्य ये मुख्य कार्यकारी अधिकारिणः सन्ति अंशुल गर्ग महोदयाः अन्येपि श्राइन बोर्ड इत्यस्य ये सदस्याः समुपस्थिताः सन्ति। वस्तुतः 1971 तमे वर्षे भारत सर्वकारस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालयेन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम् इति नोडल एजेंसी रूपेण संस्थानस्य संस्थापना जाता। ततः परं 2002 मध्ये अस्य संस्थानस्य मानित विश्वविद्यालयत्वेन परिवर्तनं जातम्। ततः परं 2020 वर्षे अस्माकं वर्तमान सर्वकारस्य उद्योगेन अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं यत् डीम्ड यूनिवर्सिटी आसीत् तस्य परिवर्तनं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन विश्वविद्यालय रूपेण संजातम्। प्रायः अस्माकं विश्वविद्यालये 12 वर्षेभ्यः योग महोत्सवस्य आयोजनं भवति स्म। तत् अखिल भारतीय स्तरे भवति स्म, यस्यां स्पर्धायां केवलम् अस्माकं ये 12 परिसराः आसन् ते एव भागं गृह्णन्ति स्म। सम्प्रति अस्मिन् वर्षे एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इति अस्ति अस्माकं प्रचलति। एतदर्थम् अस्माकं कुलपति महोदयाः श्रीमान् बर्खेडी महोदयाः तेषाम् आशयः आसीत् यत् अस्माकं
केन्द्रीय विश्वविद्यालये ये सम्बद्धाः विद्यालयाः सन्ति, ये आदर्श महाविद्यालयाः सन्ति, तेपि अस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णीयुः इति तेषाम् आशयः आसीत्। इति आशयं स्वीकृत्य एव अस्मिन् वर्षे गुरुकुल कटरा भवतु अथवा हिमाचल संस्कृत आदर्श महाविद्यालय भवतु अथवा अम्बाला स्थित आदर्श महाविद्यालयः अस्ति, अपि च जांगला स्थित जांगला हिमाचल प्रदेशस्थ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय एतेषां समावेशः अस्मिन् क्षेत्रीय महोत्सवे सञ्जातम्। अस्यां क्षेत्रीय कार्यक्रमेऽस्मिन् प्रायः उत्तर क्षेत्रे युव महोत्सवस्य आयोजनस्य आशयः आसीत् यत् प्रायः सर्वेषां स्थानीय जनानां तत्र योजनं भवतु, संस्कृतं प्रति तेषाम् आग्रहः भवतु। एतदर्थमेव अस्माभिः चिन्तितं यत् यदि श्राइन बोर्ड माध्यमेन सहयोगेन अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं भवति तर्हि अत्र कटरायां बहवः यात्रिणः समागच्छन्ति, तेषां मनसि अपि संस्कृतं प्रति जागृतेः भावना जागृता भवेयुः। अपि च अत्र ये छात्राः भवन्ति, अस्माकं विविध परिसरेभ्यः समागताः छात्राः, तेषाम् अपि उत्साहवर्धनं भवेत् इति अस्माकम् इदम् आशयः भवति यत् संस्थासु परस्पर समन्वयः भवेत्। एतदर्थमेव अस्मिन् वर्षे अस्माकं परिसरीयाः छात्राः अत्र गुरुकुल मध्ये प्रशिक्षुरूपेण समागताः केचन छात्राः दिवसत्रयम् अत्र गुरुकुले निवस्य तेषां कथम् आचरणम् अस्ति, कथं दिनचर्या भवति तत् प्रशिक्षणं प्राप्य पुनः अस्माकं परिसरे गतवन्तः। अर्थात् परिसरस्य यदि आदान प्रदानं भविष्यति छात्राणां, तथा तत्र छात्राणाम् एवं प्रकारेण आवागमनेन संस्कृतस्य प्रोत्साहनं भविष्यति, छात्राणाम् आत्मसम्मानस्य आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः इति या भावना वर्तते तेषां साक्षात् प्रदर्शनं भवितुमर्हति। यतोहि न हिमाचलीयाः पृथक् अस्ति, न जम्मू कश्मीरीयाः, सर्वे एकः एव, एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्येव अस्माकम् उद्देश्यम् अस्ति। कार्यक्रमेऽस्मिन् प्रायः यथा अस्माकं सीओ महोदयः कथितवन्तः यत् शैक्षिक स्पर्धायाः आयोजनं भविष्यति, सांस्कृतिक स्पर्धायाः आयोजनं भविष्यति, क्रीडा स्पर्धायाः आयोजनं भवति त्रिषु दिवसेषु। तत्र सांस्कृतिक स्पर्धासु संस्कृत गीत स्पर्धा अस्ति, समूह गान स्पर्धा, संस्कृत नृत्य स्पर्धा अस्ति, पुनश्च संस्कृत संगणकम् अस्ति। आधुनिक विषयमपि स्वीकृतवान् अस्मिन् कार्यक्रमे, संस्कृत संगणकस्य स्पर्धा अपि अस्ति। तत् अथैव वार्ता लेखनं कथं भवितुम्, यतोहि अस्माकं संस्कृत विश्वविद्यालयः वर्षस्य अस्मिन्नेव वर्षे अभिनव पाठ्यक्रमाणामपि उद्घाटनं करोति, यत्र कंप्यूटर साइंस भवति तथा व्यापार भवति। एतादृश पाठ्यक्रमाणामपि समावेशः अस्माकं पाठ्यक्रमे भविष्यति अस्मिन् वर्षे इति विचिन्त्य एव तत्र संगणकं संस्कृतम् इत्यपि स्पर्धायाः आयोजनं भविष्यति। क्रीडा स्पर्धासु कबड्डी भवति, चेस अस्ति, पुनश्च मल्लयुद्ध अस्ति, पुनश्च बैडमिंटन अस्ति इत्यादि स्पर्धानाम् आयोजनं त्रिषु दिवसेषु भविष्यति। येषां कार्यक्रमाणाम् उद्घाटनम् अद्य श्रीमतां मनोज सिन्हा महोदयानां करकमलाभ्यां सञ्जातः। अतः कार्यक्रमेऽस्मिन् एतेषां महानुभावानां शतविध धन्यवादं वितरोमि, अपि च अभिनन्दनं करोमि। धन्यवादः। प्रवृत्तस्य प्रवर्तमानस्य च कार्यक्रमस्य युव महोत्सवात्मकस्य परिचयं प्रदातुम् इतोपि आस्वादास्पदं विधातुं च श्रीमतां कार्तज्ञं विनिवेदयामः प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयानाम्। इतः उत्तरं श्रीमाता वैष्णोदेवी गुरुकुल कटरा स्थितस्य ये प्राचार्याः डॉक्टर धनंजय मिश्र महोदयाः, तेषां पुरस्तात् विनिवेदनं क्रियते।
गुरुकुलस्य परिचय प्रदानार्थम अथ तद अनन्तरमेव च लघुचलचित्रपूर्वकं पूर्वं गुरुकुल परिचयः तदनन्तरं संक्षिप्त रूपेण शॉर्ट वीडियो लघुचलचित्रपूर्वकम् एतेषाम् आह्वानं क्रियते। जय माता दी। एला जाति लवंग चंपक मिलत ककोलमोस्तादिना युग्मो क्षीरपटीर सार विलसत् कर्पूर काश्मीरवत् स्नानीयं तपनीय भाजन भृतं तीर्थं कृतार्थं कुरु देव श्री रघुवंशनाथ जनतां त्रायस्वतापत्रयात्। मान्याः मंचासीनाः उपराज्यपाल महोदयाः, पूजनीयाः गुरुकुल अध्यक्षाः, स्वामीवर्याः, वंदनीयाः संभाग आयुक्त महोदयाः, आदरणीयाः मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदयाः, आचार्याः मदन मोहन झा वर्याः एवं उपमंचं विराजमानाः सर्वेपि गणमान्याः, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सादरं नमस्काराः। भवन्तः जानन्ति यत् वैदिक शिक्षायाः प्रोन्नतये दशाधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे भगवत्याः वैष्णव्याः चरणपादुका स्थले श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुलस्य स्थापना जाता। अधुना गुरुकुले छात्राणां संख्या 63,100 वर्तते। येषां भोजन आवास वस्त्रादिकं सर्वमपि श्रीमाता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड द्वारा क्रियते। जम्मू कश्मीर राज्ये अधिकाधिकं छात्राः वैदिक शिक्षायाः स्वभावशरं प्राप्नुयुः। अतः माननीयेन उपराज्यपाल महोदयेन एतस्मात् सत्रात् वार्षिक छात्र प्रवेश संख्यायां वृद्धिं कृत्वा एतावत् 30 कृतमस्ति। साम्प्रतं गुरुकुलमिदं सुप्रतिष्ठितेन नवदेहलीस्थेन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन संबद्धं वर्तते। तथात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः अनुरूपः पाठ्यक्रमः प्रचारितो वर्तते। प्रत्येकोऽपि छात्रः गुरुकुलस्य कौशलयुक्तः स्यात्। अतः छात्रेभ्यः कर्मकाण्डस्य, ज्योतिषस्य, संगीतस्य, संगणकस्य, विभिन्न क्रीडानां विशेषतः प्रशिक्षणं प्रदीयते, यस्य परिणामतः छात्राः विभिन्न पूजा पद्धतीनां सम्पादनं कुर्वन्ति, जन्मपत्रिकानां निर्माणं कुर्वन्ति, जन्म कुण्डलीनां विश्लेषणं कुर्वन्ति, प्रतिपक्षं भवने भगवत्याः वैष्णव्याः अटकायां भजनानां प्रस्तुतिं कुर्वन्ति तथा राज्यस्तरीयासु क्रीडा स्पर्धासु भागं गृह्णन्ति। वस्तुतः हर्षास्पदम् इदं वर्तते यद् श्रीमाता वैष्णो देवी गुरुकुलम् आप्रथमं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन आयोजितेऽस्मिन् उत्तर क्षेत्रीय युव महोत्सवे प्रथमं प्रतिभागी वर्तते। तथा प्रत्येकस्यां स्पर्धायां गुरुकुल छात्राः प्रतिभागितां कुर्वन्ति। किमधिकं वदामि, गुरुकुलस्य विस्तार परिचयाय प्रस्तूयते गुरुकुल डॉक्यूमेंट्री। धन्यवादाः। जय माता दी। छात्रों को जीवन विद्या, सद्विद्या और ब्रह्म विद्या के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपरा को विकसित करने के लिए वर्ष 2010 में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल की स्थापना की गई, जो पावन त्रिकुटा पर्वत की गोद में चरण पादुका के समीप स्थित है। श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड द्वारा स्थापित इस गुरुकुल में अध्ययन के लिए अत्याधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, भाषा प्रयोगशाला एवं विविध क्रीड़ांगन की समुचित व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से निःशुल्क इस आवासीय गुरुकुल में कक्षा 6ठी से लेकर शास्त्री तक 200 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की अध्यक्षता में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल निरंतर उन्नति पथ पर अग्रसर हो रहा है। गुरुकुल के भवन परिसर का निर्माण कुल 15.27 करोड़ की लागत से किया गया और इसके रखरखाव, सुचारू संचालन
और छात्रों को निशुल्क आवास व शिक्षा के लिए बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गुरुकुल के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरिजी महाराज के मार्गदर्शन में हाल ही में गुरुकुल की संबद्धता केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से की गई है, जिसके अंतर्गत योग, आयुर्वेद आदि नए विषयों के साथ व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। गुरुकुल का उद्देश्य विश्व को एक ऐसी पीढ़ी प्रदान करना है जो भारतीय वैदिक संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठापित कर भारत को विश्व गुरु का गौरव दिलाए। भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार गुरुकुल के छात्रों की पारंपरिक वेशभूषा धोती, कुर्ता और उपवस्त्र है। गुरुकुल में प्रवेश के साथ ही छात्रों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराकर शिखा, सूत्र तथा तिलक के साथ वेदाध्ययन प्रारंभ कराया जाता है। छात्रों के जागरण से लेकर रात्रि शयन तक की सभी क्रियाएं अनुशासित व शास्त्रीय विधि से संपन्न होती है, जिसमें मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वयं वितरण दायित्वों का निर्वाह करते हुए भोजन ग्रहण करना और सामूहिक मंत्रों का उच्चारण भारतीय सनातन संस्कृति का परिचय करवाता है। यहाँ का प्राकृतिक सुरम्य वातावरण इसे कश्मीर स्थित शारदा पीठ का ऐतिहासिक गौरव दिला रहा है। यहाँ शास्त्र विषयों के साथ अंग्रेजी, विज्ञान, संगीत, संगणक, गणित इत्यादि आधुनिक विषयों का भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा 8वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक के लिए दिया जाने वाला वक्रतुंड शुक्ल स्वर्ण पदक वर्ष 2013 से लगातार गुरुकुल द्वारा प्राप्त किया जा रहा है तथा इस वर्ष ज्योतिष विषय सहित शास्त्रीय कक्षा का सर्वोच्च श्रीमती शशिकला शर्मा स्वर्ण पदक भी गुरुकुल छात्र रोहित कुमार ने प्राप्त किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आचार्य प्रवेश परीक्षा 2021 में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के 5 छात्रों ने टॉप 10 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। उल्लेखनीय है कि श्री माता वैष्णो देवी दरबार में नवरात्र महोत्सव पर अटका आरती में गुरुकुल के छात्रों ने भी वाद्य यंत्रों के साथ भजनों की अलौकिक प्रस्तुति अर्पित की, जिसकी प्रशंसा अखिल भारतीय और विश्व स्तर पर की गई। श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से गुरुकुल अपने स्थापन वर्ष से अद्यावत नित्य नूतन उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। जय माता दी। श्रव्य मात्रमेव श्रवणामृतम अभूत इदानीं तु साक्षात् नेत्रयो निर्वाणं लब्धम्। अतः एतादृश रमणीय प्रस्तुत्यै समस्तमपि गुरुकुलं, गुरुकुलाधिकारिणः, तत्प्राचार्याः, तत् उपाचार्याः, तद् आचार्याः, उपदेष्टारश्च वस्तुतः वर्धापनारः वर्तन्ते। एतादृशीं प्रवृत्तिम् उत्तरोत्तरं प्रवर्धयितुम् इदानीं निर्विघ्नम् उपक्रमस्यास्य अग्रे क्रमः वर्तते। इदानीमहं परम पूजनीयान् महामंडलेश्वर स्वामिनः श्री विश्वेश्वरानंद गिरिजी महाराज महोदयान् विनिवेदयामि स्वकीयैः आशीर्वचोभिः अस्मान् संप्लावयितुम्, अस्मान् आप्लावयितुम्, अस्मान् कृतार्थयितुं च माननीयाः स्वामिनः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज इस पावन भूमि पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा और गुरुकुल के द्वारा यह उत्तर क्षेत्रीय युवा महोत्सव, जिनके मार्गदर्शन, जिनकी प्रेरणा
हमारे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष, माननीय इस प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी द्वारा यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर उत्तर क्षेत्र के सभी छात्रवृंद, अधिकारी वृंद यहाँ पर आए हुए हैं और मंच पर विराजमान हमारे मंडलीय संभागीय आयुक्त रमेश कुमार जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ के हमारे अंशुल गर्ग जी, यहाँ के सेंट्रल विद्यालय के हमारे मदन मोहन झा जी, हमारे गुरुकुल के प्राचार्य, उपाचार्य और साथ साथ में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सभी सदस्यगण, माननीय अतिथिगण, जैसे कि हम लोग बार बार श्रवण करते हैं, सुनते हैं कि हमारे भारतवर्ष का अमृत काल प्रारंभ हो गया है और अमृत का मतलब होता है कि अमर होना। जो हमारी संस्कृति अमर थी, अमर है और अमर रहेगी, कभी कभी उसमें कुछ कमी आ जाती है, तो हमारा पूर्व काल कुछ उन कमियों को ही दर्शाता रहा, परंतु पुनः एक बार भारतवर्ष उस स्थान पर आ रहा है जिस स्थान पर कभी था। यह जो भूमि है जम्मू और कश्मीर की, इसी को पूर्व काल में जब भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय ये सर्वज्ञ पीठ था, विद्या का केंद्र था, जहां पर जो विद्वान होते थे उपाधि ग्रहण करके, सर्वोच्च उपाधि ग्रहण करके यहाँ से इस संपूर्ण विश्व भ्रमण पर निकलते थे। ऐसा एक क्षेत्र, और मां भगवती की कृपा से अब वह स्थान धीरे धीरे पुनः प्राप्त हो रहा है। और ये कहने में जरा संकोच नहीं, तो मैं हमेशा कहता हूं, जब से मैं इस संस्था से जुड़ा हूं और इस संस्था के हम लोग उसके सदस्य हैं, हमारी टीम के कैप्टन हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी, जिनकी भावना ये होती है कि ये गुरुकुल, ये श्राइन बोर्ड की जो प्रवृत्तियां हैं वो सर्वोच्च अपना स्थान प्राप्त करें और सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न करते हैं। उसके लिए मैं जो अनुभव करता हूं, भारतवर्ष में नहीं, मुझे विश्व में बहुत स्थान पर जाना होता है, परंतु भारतवर्ष का वर्तमान में चलने वाली ऐसी कोई संस्था है भारतवर्ष में जिसमें समस्त, चाहे वो पदाधिकारी हो, श्रेष्ठ जन हो या सामान्य कर्मचारी हो, सभी लोग माता की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और श्रद्धा पूर्वक अपना योगदान देते हैं। ये इस संस्था की विशेषता है। और हमारा गुरुकुल, तो मैं समझता हूं कि यहाँ के छात्र आज भी और आने वाले भविष्य में बहुत अनंत काल तक एक नई दिशा देने के लिए तत्पर है। जिस प्रकार की यहाँ की हमारी कार्य प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, यहाँ का नियम है, संयम है, और साथ साथ में इनकी अपना कर्तव्य भी है, इनकी अपनी इच्छा भी है, और इस कारण से हमारा गुरुकुल भी उसी दिशा में अग्रसर हो रहा है। और केवल श्राइन बोर्ड नहीं, गुरुकुल नहीं, हमारे सेंट्रल का जो केंद्र का जो नेतृत्व मोदी जी और साथ साथ में जो यहाँ के
उपराज्यपाल महोदय जी, जिनके अथक प्रयास, दूरदृष्टि, मानवतावादी सिद्धांत, सांस्कृतिक दृष्टि के माध्यम से इस प्रदेश को भी वही स्थान दिलाने जा रहे हैं जो कभी हुआ करता था। तो मैं समझता हूं कि युवा महोत्सव उसका एक छोटा सा स्वरूप है और ये स्वरूप विशाल होते होते मुझे लगता है कि जैसे इस सरों के पीठ यहां पर था और अब भविष्य में यहाँ के छात्र बेंगलोर गए और वहां से प्रशंसा प्राप्त करके वापिस आए। ये छात्रों की और छात्र को यहाँ पर जो दिशा देने वाले या अधिकारीगण, उनके माध्यम से भी उनको ये श्रेय जाता है। और इस संपूर्ण भारत में कुछ दिन पूर्व अमेरिका के प्रवास में था, वहां से मुझे एक निवेदन आया कि महाराज जी, अगर माता वैष्णो जी के कोई वहां से पुजारी यहाँ आकर के हम लोगों को यहाँ पर पूजा करने आते हैं तो हम लोगों का सौभाग्य होगा। इस प्रकार के केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में इस संस्था का नाम हो रहा है। तो इसके पीछे ये जो टीम बैठी हुई है ये, और साथ साथ में अभी इस वर्तमान का समय है, तो अमृत काल में हम लोग चल रहे हैं। और इस अमृत काल में मुझे लगता है कि जो कुछ केवल 25 वर्ष का अमृत काल नहीं, अब तो हजारों वर्ष का अमृत काल होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए हैं, रामलला का राम मंदिर बनेगा, परंतु हम लोग का सौभाग्य है कि इस युग में हम लोग आए हैं जहां पर मंदिर की भूमि पूजा भी हुई, मंदिर का निर्माण भी चल रहा है और उसका शिखर भी और उसकी प्रतिष्ठा भी हम लोग देख पाएंगे। इस प्रकार की जो हमने सोचा नहीं था, ऐसा ही भारत का संपूर्ण गौरव पुनः वापस स्थापित होगा। इसी भावना के साथ में मां भगवती के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सबको इसी प्रकार की बुद्धि दे, शक्ति दे और सद्विचार दे। ओम शांति शांति। श्री स्वामिनां वचांसि अमृत स्वरूपाणि न केवलम उद्बोधन मात्राणि अपितु अस्माकं मनस्सु उत्साहाग्निनां समिन्धनं कुर्वन्ति इति तथा प्रतिभान्ति। अमृत इत्युक्ते नमृत इति साक्षात् महाकालस्य स्वरूपता श्रीमद्भिः अस्माकं पुरस्तात् प्रदर्शिता इति तेषाम् आशीर्वचोभिः वयं संतृप्ताः, वयं पुण्यास्पदत्वेन आत्मानं मन्यमानाः कृतज्ञता विज्ञापनं विदद्मः। अस्मिन् प्रतीक्ष्याः अस्माकं माननीयाः उपराज्यपाल महोदयाः, तेषाम् उद्बोधनेन वयं सर्वेपि संतृप्ता भवेम। उद्बोधनेन अस्माकं प्राणशक्तिः उच्चतां प्राप्नुयादिति ते विनिवेद्यन्ते। स्वकीयैः उद्बोधनैः अस्मान् सन्तर्पयितुमिति। गुरुकुल के अध्यक्ष और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्रद्धेय गुरुवर श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, मंच पर विराजमान जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अंशुल गर्ग जी, मंच पर विराजमान आदरणीय मदन मोहन झा जी, सभागार में उपस्थित हमारे बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्य श्री डॉक्टर अशोक भान जी, कुलभूषण आहूजा जी, प्रोफेसर नीलम सरीन जी, एडवोकेट रघु मेहता जी, डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा जी,
महाराष्ट्र म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन श्री शशि गुप्ता जी, वाइस चेयरमैन श्री अजय भारू जी, हमारे गुरुकुल के प्राचार्य महोदय, जिला प्रशासन रियासी के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभागार में उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, इस युवा महोत्सव में हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, बाकी देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी आचार्य, युवा विद्यार्थी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इस कार्यक्रम में आने से पूर्व माता के दरबार में तृप्ति भोजनालय तथा आधुनिक प्रसाद केंद्र श्रद्धालुओं को समर्पित किया गया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन पूरी श्रद्धा के साथ माता के भक्तों के लिए सुविधा जुटाने का प्रयत्न कर रहा है। आज के दिन स्वर्गीय जगमोहन जी को मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम जम्मू कश्मीर में किया और आज वो वटवृक्ष का रूप लेता जा रहा है। पिछले 2-3 सालों में अनेक नए संसाधनों को विकसित करने का प्रयत्न हुआ है। दर्शन पूजन के लिए देश के कोने कोने से तथा बाहर से भी आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा कैसे सुखद हो, सुगम हो और आनंददायक हो, इसकी कोशिश की जा रही है। बोर्ड के हम सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। स्वामी जी के प्रति विशेष रूप से जब भी हमें आवश्यकता होती है, स्वामी जी सबसे पहले आते हैं। डॉक्टर भान साहब लंबे समय से, इस उम्र में भी मैं समझता हूं किसी नौजवान से ज्यादा वैष्णो देवी के भक्तों को सुविधा मिले इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आहूजा जी, शर्मा जी, प्रोफेसर साहिबा, रघु मेहता जी, सभी से पूरे निष्ठा से इस काम में जुटे हैं। हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अंशुल गर्ग ने विस्तार से बताया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। एक बात केवल आपके बीच, चूंकि कटरा के निवासी हैं, ये कहना चाहता हूं कि जो शंकराचार्य जी का स्थान है उसे विकसित करने का फैसला श्राइन बोर्ड ने किया है और 2 मार्च को तकनीकी विशेषज्ञ, हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर भान और भी कई लोग विधिवत उन विशेषज्ञों से चर्चा करके नीतिगत फैसला हम सबने कर लिया कि इसे बनाना है। लागत 10 करोड़ आए, 12 करोड़ आए, कोई मतलब नहीं, लेकिन इसे बनाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही आपकी इच्छा के अनुरूप इस काम को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। दुर्गा भवन इस नवरात्रि के पूर्व श्रद्धालुओं को समर्पित होगा और एक दिन में लगभग 3000 लोग भवन के पास रुक सकेंगे। ये व्यवस्था इसके कारण हो सकी है। स्काई वॉक का निर्माण ही पूर्णता की ओर है। मुझे आज उत्तर क्षेत्रीय युवा महोत्सव में शामिल होकर विशेष प्रसन्नता हो रही है। जम्मू कश्मीर को मिलाकर 7 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के 10 संस्थान आज के युवा संस्कृत के विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों का, उनके साथ आए हुए आचार्यों का अपनी ओर से, श्राइन बोर्ड की ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। और श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित
ये आयोजन एक अलग प्रकार का उत्सव है जो विशेष रूप से संस्कृत के छात्रों के लिए आयोजित किया गया है। ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य है और मैं समझता हूं कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्थापना के उद्देश्य को अगर हम देखें तो उसमें एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि संस्कृत का विस्तार जम्मू कश्मीर में हो। संस्कृत के उत्थान के लिए श्राइन बोर्ड को निश्चित रूप से आगे आकर काम करना चाहिए। साथियों, जम्मू कश्मीर विश्व का एकमात्र शारदा पीठ है। अभी स्वामी जी कह रहे थे, यह अध्यात्म, ज्ञान, तप, संस्कार और संस्कृति की पवित्र भूमि है। यहाँ त्रिकुटा हिल पर जहां माता वैष्णो देवी विराजमान है, तो अमरनाथ की पहाड़ियों पर स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। यहाँ के वातावरण में नीलमत पुराण की परतें हैं, तो शंकराचार्य के शब्दों से व्यक्ति की चेतना को नई दिशा भी यहीं प्राप्त होती है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्राचीन भारतवर्ष में अनेक ऋषियों, मनीषियों के ज्ञान की खोज कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में पहुंचकर ही शांत होती थी और इसलिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र का मुकुटमणि कहा जाता है। अगर संस्कृत के विद्वानों की दृष्टि से हम देखें तो मुकुटमणि का अर्थ क्या है? मुझे लगता है सहस्त्रार चक्र, यानी 7 चक्रों में सबसे आखिरी एवं सर्वोच्च जो मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है और उस सहस्त्र पंखुड़ियों वाले चक्र को गुरु के ध्यान का भी चक्र कहा जाता है। जब कुंडलनी इस चक्र पर पहुंचती है तब साधक मुक्ति को प्राप्त करता है और इसलिए मैं समझता हूं कि अध्यात्म के केंद्र के रूप में जम्मू कश्मीर दरअसल मोक्ष स्थल है और देश में शक्ति के अलग अलग केंद्रों से होते हुए लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा के मुकुटमणि यानी जम्मू कश्मीर तक पूर्व काल से पहुंचते थे। जो अभी भगवान शंकराचार्य का जिक्र आया वो इसी कड़ी में जिक्र आया है। हम सब शंकराचार्य जी बौद्ध भिक्षुओं, सूफियों की यात्राओं से परिचित हैं। किस प्रकार उन्होंने संस्कृत और संस्कृति दोनों की सेवा की, उससे हम सब वाकिफ हैं। क्योंकि संस्कृत ने ही हमारी संस्कृति को आकार दिया है, इसलिए संस्कृत यहाँ कभी वैकल्पिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा एवं साधना की एकमात्र भाषा रही है। आज अनेक राज्यों से यहाँ इस उत्सव में इकट्ठा हुए संस्कृत विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत के जाने माने विद्वानों के साथ मिलकर ये कोशिश हम सब कर रहे हैं कि संस्कृत की प्रतिष्ठा को पुनः जम्मू कश्मीर में पुनर्स्थापित किया जाए। इसमें एक कठिनाई जो मेरे ध्यान में आती है, और मैं संस्कृत एक बार किसी कार्यक्रम में झाजी थे तो मैंने वहां भी कहा था, संस्कृत के विद्वानों से मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, संस्कृत जब तक जन भाषा, आम आदमी की भाषा नहीं होगी उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। इसलिए संस्कृत के विद्वानों पर यह नैतिक दायित्व आ गया है कि इसे जन भाषा कैसे बनाया जाए, सामान्य आदमी कैसे बोल सके। कुछ लोग होंगे जिनको वेद पुराण का अध्ययन करना होगा, उनको अच्छी संस्कृति आवे, संस्कृत आवे, उनका ज्ञान अच्छा हो, ये तो ठीक है, लेकिन सामान्य आदमी भी संस्कृत बोल सके, समझ सके, ऐसी जनभाषा और ऐसी शब्दावली अधिक से अधिक हमें बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। तभी मैं समझता हूं कि इस देश का सामान्य आदमी जो है संस्कृत के और करीब आ सकेगा। पिछले कई वर्षों के बाद मुझे परेशान करती थी, व्यक्तिगत रूप से मुझे परेशान करती थी कि विश्व की सभी आधुनिक भाषाओं के मूल में संस्कृत है, लेकिन उन भाषाओं में प्राण भरने वाली हमारी देववाणी आम आदमी से कैसे दूर हो गई, ये एक विचारणीय प्रश्न है और इसका समाधान संस्कृत के विद्वानों को ही निकालना होगा। ऐसा क्यों हुआ, ये बहस का विषय हो सकता है,
लेकिन हिंदी में एक बड़े प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हरिशंकर परासाई, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। वो बड़ी सहजता से समझाते हुए बात कहते हैं और कहते हैं कि जिससे लोग चलेंगे वही आम रास्ता होगा। अब खूब बढ़िया सड़क बना दीजिए सोने की, वो गांव में जाती ही नहीं है, उस पर कोई चलने वाला ही नहीं, तो मुझे लगता है ऐसी सड़क बनाने का कोई लाभ नहीं होगा, वो आम रास्ता नहीं हो सकता है। और एक बार उन्होंने हिंदी पर टिप्पणी करते हुए कहा, परसाई साहब ने, कि हिंदी भावना की चीज नहीं बल्कि व्यवहार की चीज है, और इसलिए जो सहज होगा वही लोग बोलेंगे। अब लौह पथगामिनी विश्राम स्थल अगर आप रेलवे स्टेशन को बताएंगे तो कितने लोग बोलेंगे। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि भाषा ये साधारण आदमी की भाषा होती है, साधारण जन की होती है, ये असाधारण जन की भाषा नहीं होती। और संस्कृत तो ऐसी भाषा है कि उसके समान दुनिया में कोई दूसरी भाषा नहीं, कोई दूसरी भाषा नहीं जो उसकी तरह चेतना के विभिन्न आयामों को छू सके, ऐसी कोई भाषा नहीं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं व्यास ह्यूस्टन, उन्होंने लिखा है कि संस्कृत की सबसे बड़ी अनोखी बात यह है, यह किसी भी इंसान को दो अलग अलग धाराओं के ऊंचे स्तर पर पहुंचाने में मदद करती है, और उन दोनों आयामों पर, जैसे गणित और संगीत, मस्तिष्क और हृदय, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पर इंसान एक रूप स्वयं को महसूस करता है। इसलिए प्रोफेसर व्यास ह्यूस्टन ने संस्कृत को जन भाषा बनाने के लिए 1989 में अमेरिकन संस्कृत इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और संस्कृत सिखाने की विधियों में अनेक परिवर्तन उन्होंने किए ताकि वो छात्रों के बोलचाल की ठेठ भाषा बन सके। और आज उनकी विधियों को अपनाकर अमेरिका के नौजवान, अनेक युवा घर बैठकर संस्कृत सीख रहे हैं। हमें लगता है कि हमको भी इस तरह का प्रयोग अब करना ही होगा। जम्मू कश्मीर में भी श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल, चूड़ामणि संस्थान, संस्कृत विद्यापीठ हमारा, और एक नाम मैं जरूर लूंगा, महंत रोहित शास्त्री का। वो तो मोबाइल संस्कृत सिखाने का अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है गुरु जी। और पहली बार जम्मू कश्मीर में जो राज्य पुरस्कार दिए जाते हैं, पहली बार किसी संस्कृत के विद्वान को आजादी के बाद पुरस्कार दिया गया है। उसके प्रचार प्रसार में अनेक लोग लगे हैं। इस युवा महोत्सव के दौरान भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि तमाम आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत की समृद्ध विरासत का कैसे प्रसार हो सके। आप विचार करें, महात्मा बुद्ध हो, महात्मा गांधी हो, मैक्स मुलर हो, प्रोफेसर बॉफ हो, प्रोफेसर रिचर्ड ग्रामविच हो, और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, सभी का विचार संस्कृत के बारे में एक ही जैसा था, और सबने स्वीकार किया कि संस्कृत विश्व की महानतम भाषा है और सबसे वैज्ञानिक भाषा है। तो मैकडॉलन तो कहते थे कि अगर यूरोप निर्विवाद रूप से किसी चीज के लिए भारत का सबसे ज्यादा ऋणी है तो वह संस्कृत के लिए ऋणी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ संस्कृत के भी बड़े ज्ञाता थे। एक किस्सा मैं जिक्र करके बात बंद करूंगा अपनी, मुझे जाना भी है। एक बार उनकी मुलाकात एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर बीएन गुप्ता से हुई। डॉक्टर बीएन गुप्ता उस समय युवा थे। आइंस्टाइन एक भारतवासी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसके पास जाकर संस्कृत में बात करने लगे। डॉक्टर बीएन गुप्ता ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया कि उन्हें संस्कृत नहीं आती है। आइंस्टाइन बहुत हैरान हुए, बड़े आश्चर्य में पड़े। उन्होंने कहा कि आप जिस देश से आते हैं वह तो आध्यात्म, दर्शन
और संस्कृत की खान है, फिर भी आपने कोशिश नहीं की संस्कृत सीखने की। बाद में आइंस्टाइन उन्हें अपनी लाइब्रेरी में दिखाने ले गए, जो संस्कृत की किताबों से भरी पड़ी थी। सिर्फ आइंस्टाइन नहीं, बल्कि दुनिया का हर एक वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करता है कि संस्कृत परंपरा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अपार संपदा मौजूद है। यह अपने आप में अद्वितीय युवा महोत्सव इस बात का भी प्रतीक है कि हमें संस्कृत को मात्र धार्मिक रीति रिवाजों की भाषा के रूप में नहीं देखना है। यह विश्व के महानतम साहित्यिक ग्रंथों की भाषा होने के साथ साथ गणित से लेकर विज्ञान और अध्यात्म तक में रचित सभी ज्ञान प्रणालियों का स्रोत है। आज पूरे दुनिया में नॉलेज इकोनॉमी की बड़ी चर्चा है। अभी पूज्य स्वामी जी ने कहा अमृत काल में, सही है, हम पहले की तुलना में अपनी संस्कृति के प्रति ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बदलाव तेजी से हुआ इस देश में, लेकिन दुनिया के जो श्रेष्ठतम शिक्षण संस्थान थे वो इस देश में थे। और नॉलेज इकोनॉमी हम आज, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी का देश ऋणी रहेगा, जिसकी लंबे समय से जरूरत थी देश को, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। लेकिन विचार करिए, पुरातन काल में हमारे शिक्षण संस्थाओं में, आपको एक घटना मैं बताना चाहता हूं। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा, दुनिया के बड़े वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब विज्ञान के पास कोई रास्ता नहीं है कि पानी के जहाज समुद्र में कैसे रास्ता बना सकेंगे। नेविगेशन के बारे में जो पूरी दुनिया नहीं जानती थी। रामानुजम का नाम आप जानते हैं, गणितज्ञ थे, हमारे देश के गणितज्ञ थे। गणित के आधार पर, लॉगरिथम के आधार पर उस जमाने में हमारे देश में ऐसे यंत्र बने थे कि भारत के पानी के जहाज सुदूर दक्षिण के आगे, दक्षिण अफ्रीका के आगे चले जाते थे। दुनिया का कोई देश ऐसा समर्थ नहीं था उस समय हमारे पास ये क्षमता थी। एक दूसरी घटना मैं बताना चाहता हूं। सिकंदर महान इतिहास में हम लोग बहुत पढ़ते हैं। जब सिकंदर आए थे, नदी पार नहीं कर सके, गुप्तचर छोड़ा था उन्होंने, और उनके गुप्तचरों ने जाकर के कहा वापस लौट जाइए, युद्ध करने की स्थिति नहीं। मगध की सेना थी, यही नदी यही थी। वापस लौट गए और वहीं उनसे पुर्राज मिले, पोरस, उनके मित्र बने, और सबसे अमूल्य भेंट उनको पुर्राज ने वहां दिया। जानते हैं क्या दिया? वो स्टील जो केवल भारत में बनता था, जिससे सर्वश्रेष्ठ तलवार बनती थी। फिर दोबारा सिकंदर लौट करके आए। तो हमारे पानी के जहाज स्टील से लेकर अनेक सामान यहां से लेकर जाते थे, दूसरे देशों से सोना लेकर के आते, तब हम सोने की चिड़िया बने थे। सोने चुरा करके हम नहीं लाए थे। ये नॉलेज इकोनॉमी हमारी विरासत रही। फिर से देश उस रास्ते पर बढ़ चला है, और उसमें यकीन मानिए संस्कृत से ज्यादा योगदान किसी भी दूसरी भाषा का नहीं होगा। संस्कृत की समृद्ध विरासत में गणित, चिकित्सा, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, कला को एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जोड़ करके देखा गया है। पश्चिमी देशों में आज भी इस बात का जिक्र हो रहा है कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे उपयुक्त भाषा अगर कोई है तो वो संस्कृत ही है, अंग्रेजी या कोई दूसरी भाषा नहीं है। और इसलिए ये हम सबका दायित्व है कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार, साहित्य के संरक्षण के अलावा यह भी प्रयत्न किया जाए कि संस्कृत में उपलब्ध ज्ञान अन्य भाषाओं को भी समृद्ध बनाए। मुझे जाना है और कार्यक्रम में, इसलिए मैं अपनी बात रोकता हूं। मैं थोड़ा भटक गया था, दूसरी तरफ जाने लगा था। मैं पूज्य स्वामी जी, बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और देश के दूसरे हिस्सों से जो आचार्य और जो विद्यार्थी आए हैं उनका हृदय से स्वागत करते हुए उम्मीद करता हूं कि 3 दिनों में आप जो अनुभव लेकर के जाएंगे,
निश्चित रूप से माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से एक अच्छा अनुभव, एक अच्छी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति लेकर के आप यहाँ से जाएंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी प्रार्थना माता वैष्णो देवी से करते हुए अंत में यमयम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः धन्यवादः वयमेव उपकृताः स्मः, यतो हि एकत्र संस्कृतम्, एकत्र संस्कृतशास्त्राणि, अपरत्र संस्कृतज्ञाः, परन्तु तेषां सर्वेषामपि परिज्ञानं, विस्तृतं ज्ञानं श्रीमतां पार्श्वे वर्तते इति इतोपि वर्धापनार्हं वर्तते। सामान्यरूपेण एतत् उपस्थितं ये अधिकारिणः भवन्ति, अस्माकं राजसत्तां प्रविशन्ति, ते एतादृशं वस्तुतः आश्चर्यजनकं वर्तते। यतो इतः वा उत्तरं दक्षिणम् उत्तरं पश्चिमं कुतः ज्ञानमादाय श्रीमद्भिः एकपदे सारसंक्षिप्तैः वचोभिः अस्माकं पुरस्तात् विन्यस्तमिति हृदयस्य अन्तस्तलात् वयं कृतज्ञतां विज्ञापयामः। वस्तुतः स्वयं उपक्रमः, स्वयं कार्यक्रमः धन्यतामेव अर्हति, धन्यतामेव संविशति प्रविशति। इदानीं वर्तते अतिथीनां सम्माननस्य कार्यक्रमः, सत्कारादिकोत्तरविधि। अतः सर्वप्रथमम् अहं सम्माननार्थं माननीयानां राज्यपाल वर्याणां श्रीमतां मनोज सिन्हा महोदयानां सम्माननार्थं विनिवेदयामि श्रीमतः अंशुल गर्गान् महोदयान्। अत्र अकस्मात् कश्चित् क्रमः परिवर्तितः इति सर्वेपि पुनः ध्यानं ददातु। उच्चैः करतलध्वनिभिः स्वागतं कुर्यामः। अस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेव श्रीमन्तः अंशुल गर्ग महोदय एव विनिवेद्यन्ते अस्माकं स्वामिनां श्री महामण्डलेश्वर विश्वेश्वरानन्दगिरि महाराजानां सम्माननार्थं विनिवेद्यन्ते। तत्पूर्वकम् अस्माकं कृते आशीर्वचसाम् आशीराशीः वितरीतुं च एते महोदयाः धन्यवादैः कृतज्ञताभिः च भाज्यन्ते। पुनरपि अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं पुरतः संभागीयः आयुक्ताः माननीयाः श्री रमेश कुमार महोदयाः विराजन्ते। तेषां सम्माननार्थम् अस्माकं परिसरनिदेशकाः विनिवेद्यन्ते। सम्माननार्थं परिसरनिदेशकाः प्रोफेसर मदन मोहन झा महानुभावाः, श्रीमन्तः रमेश कुमार वर्यः सम्मानिताः सम्मानैः। अस्मिन्नेव क्रमे पुनरपि एते महोदयाः विनिवेद्यन्ते अस्माकं श्रीमतां अंशुल गर्ग महोदयानामपि सम्माननार्थं।